Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about diseases of rose like powdery mildew and dieback. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition and management. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. So पहले स्टार्ट करते हैं powdery mildew of rose. Powdery mildew of rose is caused by a fungus Podospera panosa. Symptom: small powdery white patches appears on the all aerial parts of the plant. In case of severe attack, plants may become stunted, leaves may curl, become dried and drop. Unopened buds, young stems and thorns may be entirely overgrown with the powdery coating. So, ये जो डिजीज़ आती है वो पूरे एरियल पार्ट्स में आती है और वाइट कलर के पाउडरी पैचेस दिखाई देते हैं. ऐसी पाउडरी पैचेस पूरे प्लांट्स को कवर कर लेता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं etiology of the Podospera. It belongs to subdivision Ascomycotina and it has septate, branched and hyaline mycelium. इसके जो माइसिलियम होते हैं वो केवल लीफ के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं. ये प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाते हैं और ये हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. इसमें एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनता है और कोनिडिया का फॉर्मेशन कोनिडियोफोर में चैन में होता है. इसके जो कोनिडिया होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, सिंगल सेल्ड और हाईलाइन होते हैं. इसका जो कोनिडियोफोर होता है वो भी सिंपल, अनब्रांच्ड और नॉन सेप्टेट होता है. इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसिया बनता है और क्लिस्टोथीसिया में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइकोटेमसली ब्रांच्ड होते हैं. जैसे कि ये क्लिस्टोथीसिया है, यहाँ से अपेंडेजेस निकलता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है, फिर से ये दो भागों में बढ़ जाता है. तो इसी को कहते हैं डाइकोटेमसली ब्रांचिंग. क्लिस्टोथीसिया के अंदर में एसाई बनते हैं और जो एसाई होते हैं ये भी ग्लोबस होते हैं और एसाई के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं. ये एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और एक एसाई में 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. यह है इसका क्लिस्टोथीसिया और इसमें जो ब्रांचिंग है वो डाइकोटेमसली है. एक ब्रांच दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, फिर से ये और दो भाग में बढ़ जाता है. यह है इसका एसाई और एसाई के अंदर में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं और इसके जो कोनिडिया होते हैं वो चैन में बनते हैं. डिजीज साइकिल: जो पैथोजन होते हैं वो क्लिस्टोथीसिया और माइसिलियम के फॉर्म में डिजीज्ड पार्ट में या फिर क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहते हैं और जब अगले सीजन में फेवरेबल कंडीशन आता है उस समय ये कोनिडिया हवा में उड़ते हुए जाते हैं और प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं और ये क्लिस्टोथीसिया रप्चर होते हैं. इसका जो वाल होता है वो टूट जाता है और एस्कोस्पोर बाहर आते हैं. ये एस्कोस्पोर पौधे में जाके इन्फेक्शन करते हैं. इसके माइसिलियम केवल प्लांट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं और ये हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं. फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है, वाइट कलर के पैचेस जो हैं वो हमें प्लांट के ऊपर दिखाई देता है. फिर से ये कोनिडिया बनाता है और ये इन्फेक्शन करता है. तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल. बाद में इसमें क्लिस्टोथीसिया का फॉर्मेशन होता है और क्लिस्टोथीसिया और माइसिलियम के फॉर्म में ये क्रॉप डेब्रिस में और इन्फेक्टेड पार्ट्स में ये सर्वाइव करते रहता है. फेवरेबल कंडीशन: रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%, टेम्परेचर 20 to 25% और मोनोक्रॉपिंग. इन सब से डिजीज ज़्यादा आती है. मैनेजमेंट: फॉर द मैनेजमेंट ऑफ powdery mildew in rose we should adopt integrated disease management practice like clean cultivation, pruning of the infected part, application of adequate nutrient and water to maintain the immunity in the plant, keep the soil well watered, mulch to prevent the moisture loss and cover up overwintering spores.
Space planting should be done for the good air circulation. And to maintain the proper air circulation, we should prune out the unproductive branches of the plant. Use fans to provide adequate ventilation during humid night. अगर नाइट में ह्यूमिडिटी बढ़ जा रही है तो उस केस में हम फैन का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो फैन का यूज़ है वो ग्रीन हाउस कंडीशन में करना चाहिए। हमें इरिगेशन मॉर्निंग में करना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग में इरिगेशन करेंगे तो उसके जो सरफेस में वाटर है वो जल्दी सूख जाएगा और पैथोजन का ग्रोथ कम होगा। यूज़ फंजीसाइड्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। अगर ग्रोथ अच्छे से हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें केमिकल का स्प्रे कर देना चाहिए। ऐसा करने से बीमारी नहीं आती है। हम इसके लिए केमिकल्स जैसे कि प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब देखते हैं रोज डाइबैक के बारे में। रोज डाइबैक इज कॉज्ड बाई अ फंगस बोट्राइटिस सिनेरिया। सिम्टम, पहले इसके सिम्टम को देख लेते हैं। ये है डाइबैक। जैसे यहाँ से हम प्रूनिंग किए हुए हैं तो फंगस यहाँ से इंटर कर जाता है और फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ फंगस ग्रो करता है और यहाँ के सेल्स को किल करता है। इसीलिए हमें इस प्रकार से जो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का नेक्रोटिक टिश्यू दिखाई देता है। सो इसके सिम्टम को डिटेल में देख लेते हैं। ब्राउनिंग एंड डाइबैक ऑफ द टिप ऑफ यंग शूट्स। जो यंग शूट्स होते हैं उनके टिप में ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है और जो सेल हैं ऊपर से मरना स्टार्ट करते हैं और ऊपर से नीचे मूव करते हैं और ये सड़न ऊपर से नीचे मूव करता है। ब्राउनिंग एंड डाइबैक ऑफ प्रूनिंग स्टब विच फर्दर प्रोग्रेस डाउनवर्ड। सो जहाँ से हम प्रूनिंग किए रहते हैं वहाँ पर भी ऐसे टाइप का ब्राउनिंग हमें दिखाई देता है और ये टिप से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ मूव करता है। डाइबैक ऑफ द ट्विग्स, ब्रांचेस, मेन स्टेम और इवन द होल प्लांट्स। सो ये जो पैथोजन है इसके कारण से पूरा प्लांट भी मर सकता है। फंगल स्ट्रक्चर्स like tiny black fruiting bodies that is known as sclerotia can be seen on the affected parts. So ब्लैक कलर के फंगस के स्क्लेरोसिया ऐसे इन्फेक्टेड पार्ट्स के ऊपर में दिखाई देते हैं। इन सम केसेस देयर में बी ऑल्सो अ रूट डीके। कुछ केसेस में ये जो रॉटिंग है वो ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक चले जाता है और रूट्स में भी डीके स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं बोट्राइटिस की इटियोलॉजी। बोट्राइटिस बिलोंग टू सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना एंड इट हैज सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड हायालाइन माइसीलियम। इट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया। द कोनिडिया आर ग्लोबस इन शेप। जो इसका शेप होता है वो अंडाकार होता है। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर एंड कोनिडियोफोर्स आर हाईली ब्रांच्ड। जो इसके कोनिडियोफोर होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और यहाँ पर ऐसे कोनिडिया बनते हैं। कॉलोनी कलर इज डार्क। अगर हम बोट्राइटिस को पीडीए मीडियम में ग्रो करेंगे तो हमें डार्क कलर की कॉलोनी मिलेगी। इट प्रोड्यूस स्क्लेरोसिया। ये स्क्लेरोसिया क्या होते हैं? जैसे ये माइसीलियम है, माइसीलियम बहुत सारे माइसीलियम आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर ये स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन करते हैं। यह एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है उस केस में जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया बनाता है। यह है इसका कोनिडियोफोर जो कि हाईली ब्रांच्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। और ये है यहाँ पर इसके कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होते हैं वो ग्लोबस शेप के होते हैं, अंडाकार होते हैं। और ये है स्क्लेरोसिया। ये जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन करता है जो कि एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। डिजीज साइकिल। इसका भी डिजीज साइकिल बहुत ही ईजी है और अदर्स लिप स्पॉट पैथोजन के जैसे ही इसका डिजीज साइकिल है। पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस, सीड्स एज स्क्लेरोसिया एंड कोनिडिया
जो पैथोजन होता है वो स्क्लेरोसिया के फॉर्म में या कोनिडिया के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है। फिर जब क्रॉप को लगाया जाता है उसके बाद ये लिप्स में, स्टेम्स में, सीडलिंग्स में और फ्लावर्स में इन्फेक्शन करते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और फिर ये कोनिडिया बनाते हैं। इसके जो कोनिडिया होते हैं वो ग्लोबस शेप के होते हैं। ये कोनिडिया हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स में पहुंचाए जाते हैं, फिर वहाँ पर ये इन्फेक्शन करते हैं। तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। और फिर जब क्रॉप खत्म होने के स्टेज में रहता है उस केस में ये स्क्लेरोसिया बनाते हैं और फील्ड में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन, बहुत ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग कैन कॉज द प्रॉब्लम। अनदर कॉज इज पुअर सॉइल क्वालिटी with no proper nutrient, cloudy days, temperature 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड and high relative humidity। So अगर सॉइल में हम ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं या कम मात्रा में पानी देते हैं या फिर सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्लाउडी डेज है, तापमान 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इन सभी केस में डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है। मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड में साफ़ सफाई रखना चाहिए, जो भी पुराने अवशेष हैं क्रॉप के उसे रिमूव कर देना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रूनिंग नाइफ, जो भी प्रूनिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसे पहले एल्कोहल से, जो 70% एल्कोहल होता है या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर ऑर्गेनिक मैन्योर, हमें सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर डालना चाहिए, रेगुलर प्रूनिंग करते रहना चाहिए और स्पेसिंग को मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में जब ब्रांचेस का ग्रोथ होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और डिजीज़ ज़्यादा आता है। हमें सॉइल ड्रेनेज का भी ध्यान रखना चाहिए और अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस केस में पौधे को इंजरी ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए हमें। प्रूनिंग के बाद हमें बोर्डो पेस्ट डाल देना चाहिए जिससे पैथोजन प्लांट्स में इंटर ना कर सके, और हम कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें फील्ड्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट डालते रहना चाहिए, रेगुलर वाटरिंग, प्रॉपर सनलाइट एंड स्प्रे ऑफ ट्राइकोडर्मा। सो ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा, इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे हम सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.